ओके। सो अभी हम इनलाइन एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, राइट? सो हमने ए एंकर टैग का एक एग्जांपल देखा, जो कि ट्राइटेरोटर में हम देख रहे थे कि इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं, और उनको जितनी स्पेस चाहिए होती है सिर्फ उतनी स्पेस लेते हैं वो। तो उसका एक एग्जांपल है अपना ए वाला जो टैग है वो, राइट? ये अपन कोड देख रहे थे अभी। अगर यही मैं ए को पी के बाहर रख देता, ठीक है, अब मैं रन करूंगा, तो देखो क्या होगा। उसने क्या करा, पी के स्टार्टिंग का जो मार्जिन था वो लिया, पी का पूरा डेटा उसने डाला, और पी के एंड का मार्जिन था वो दे दिया, और उसके बाद फिर ए को डाला, मतलब ए को उसने लिखा इन द नेक्स्ट लाइन। ठीक है। सो ये मतलब एक डिस्टिंक्शन आपको समझना जरूरी है कि भैया कौन सा एलिमेंट कहाँ रखना है। अब इनलाइन एलिमेंट में भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है आपका स्पान। ठीक है। ये मतलब डिव और स्पान, इन दो एलिमेंट्स को यूज करके पूरे पेज का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो डिजाइन करता है डेवलपर। ठीक है। सो प्लीज कीप इन माइंड डिव एंड स्पान। कोई भी आप मॉडर्न वेबसाइट ओपन करके देख लो, आपको वहां पर जो टेबल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टेबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, राइट? तो वो टेबुलर स्ट्रक्चर भी आपका टेबल यूज करके नहीं बनाएगा डेवलपर, वो डिव और स्पान को यूज करके बनाएगा। फिर क्या होगा? अब आपके माइंड में तो ये बैठा हुआ है कि यार टेबल तो टेबल से बनती है, टेबल के टैग से टेबल बनती है, बट ये टेबल की तरह दिख तो रही, बट ये टेबल ही नहीं है। कैसे बना लिया उसने, फिर टेबल कैसे बनाया? राइट? तो यार ये सारे प्रॉब्लम्स अपने को तब फेस ना हो, मतलब अपने को अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं है, इसलिए अपन समझ नहीं पा रहे हैं कि सामने वाले ने टेबल को टेबल की तरह दिख तो रही है बट वो टेबल नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? या कोई भी एलिमेंट आपका ड्रॉप डाउन की तरह दिख रहा है, मतलब आप इतना तो आपको एक्सपीरियंस है, राइट? यू नो कि व्हाट इज अ ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन तो एक सिलेक्ट करके टैग से बनता है, एचटीएमएल की अगर अपन बात करें तो। बट वो तो डेवलपर ने तो डिव के थ्रू बना दिया ड्रॉप डाउन, वो कैसे बनाया उसने? राइट? और उसका फिर लोकेटर कैसे ढूंढूं, और मैं कहाँ क्लिक करूं, मैं क्या करूं तो मेरा स्क्रिप्ट रन हो जाए? तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना आपको, ये मोस्टली लोकेटर्स बनाने में यहीं पे प्रॉब्लम फेस होती है कि डेवलपर अपने हिसाब से सीएसएस जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को यूज करके किसी भी टाइप के एलिमेंट को कुछ भी वो कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। ए को लिंक बना दिया, ए को बटन बना दिया उसने, एंकर टैग को बटन की तरह बना दिया, बटन को उसने लिंक की तरह बना दिया। अब अपन वहां पे लिंक टेक्स्ट वाला लोकेटर लगा रहे हैं, अपना कोड नहीं चल रहा, क्या हो गया? क्यों नहीं चल रहा कोड? तो क्या है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको फेस ना हो, इसलिए ये डिस्कशन अपन कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो डिव, यू नो, लाइक अब यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ डिव। और एक स्पान आपको समझ में आ गया कि भैया स्पान क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है, और डिव आपका ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है। और इनलाइन एलिमेंट्स आपके और क्या 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 होते हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। तो हियर यू कैन मतलब गो थ्रू द लिस्ट, राइट? अच्छा, एक रूल है, एन इनलाइन एलिमेंट कैन नॉट कंटेन अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। सो ये प्लीज ध्यान रखना, आपके स्पान के अंदर कभी डिव नहीं होगा, डिव के अंदर स्पान हो सकता है। ठीक है। अगर डेवलपर दे रहा है, अगर आपको दिख रहा है, तो प्लीज उसको मतलब बोलो भैया ऐसा मत कर यार। राइट? क्योंकि फिर वो क्या रहता है कि आपका जो एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में जब अपन करते हैं ना स्क्रीन रीडर उन सब चीजों को यूज, तो वो फिर ब्रेक हो जाती हैं, वो काम नहीं करती हैं प्रॉपरली, अगर डेवलपर ये सिंपल स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करे तो। ठीक है। नेक्स्ट है, अब डिव एलिमेंट में अपन कौन कौन से अच्छा, डिव एलिमेंट क्या होता है, क्विक डेफिनेशन। डिव एलिमेंट इज ऑफन यूज एज अ कंटेनर फॉर अदर एचटीएमएल एलिमेंट्स। डिव एलिमेंट हैज नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स बट स्टाइल क्लास आईडी आर कॉमन। मतलब डिव एलिमेंट के साथ में कोई डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं, जैसे ए के साथ या ऐसा इमेज के साथ में डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स देने पड़ते हैं ना अपने को, वैसे डिव के साथ में कुछ नहीं देना पड़ता। बट आप स्टाइल क्लास या आईडी इस तरीके से कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आप दे सकते हो, और आपको देना भी चाहिए। स्टाइल क्या है, वो div पे डायरेक्टली स्टाइल अप्लाई कर देगा, इट विल बी इनलाइन सीएसएस, राइट? तो इनलाइन सीएसएस ना यूज करते हुए लोग क्या करते हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं। तो वो एक्सटर्नल या इंटरनल सीएसएस को अप्लाई करने के लिए दे यूज क्लास और आईडी। ठीक है। तो ये क्लास और आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है, इसका पूरा आगे लोगों ने यहाँ पे ट्यूटोरियल दिया हुआ, विल सी दैट आफ्टर दिस। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं अब इसमें नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। चलो ठीक है भैया, डेव के बारे में भी उन लोगों ने एक अलग से चैप्टर दिया हो, तभी अपन डिस्कस कर लेंगे। स्पान क्या होता है, इसकी क्विक डेफिनेशन देखते हैं। स्पान एलिमेंट्स इज अ इनलाइन कंटेनर यूज्ड टू मार्क अप पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। द स्पान एलिमेंट हैज नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स बट स्टाइल क्लास आईडी आर कॉमन। अगेन, स्पान के साथ में कोई डिफॉल्ट एट्रीब्यूट नहीं होता, बट आप क्लास आईडी या स्टाइल देके आप उसे जो भी स्टाइलिंग देना चाहो वो दे सकते हो। ठीक है।
we use together when used together with css the span elements can be used to style parts of the text। अब देखो, अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये दिख रहा है, माई मदर हैज ब्लू आईज एंड माई फादर हैज डार्क ग्रीन आईज। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको बिल्कुल बोल्ड में दिख रहा होगा और डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, और ये वाला जो पार्ट है वो आपको ब्लू में मतलब ब्लू कलर में दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है। तो ये चीज कैसे हुई, ये चीज कैसे करी अपने मतलब कोड के थ्रू हमने ये चीज कैसे अचीव करी? उसके लिए क्या करा, जो ब्लू वाला टेक्स्ट था ना, उसको उन लोगों ने स्पान करके एक एलिमेंट के अंदर पुट कर दिया, और उस स्पान में उसकी स्टाइलिंग डिफाइन कर दी कि भैया उसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा बोल्ड कर दो और कलर को ब्लू कर दो। ठीक है, तो उसी तरीके से उन लोगों ने डार्क ग्रीन को भी करा, टेक्स्ट को, डार्क ग्रीन टेक्स्ट को एक स्पान के अंदर रख दिया और उस स्पान पे स्टाइल अप्लाई कर दी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन अचीव दिस, मतलब सिंपल, एक सिंपल टेक्स्ट को भी आप इस तरीके से फर्दर स्टाइलिंग दे सकते हो आप। ठीक है, उसके पार्ट को। सो दिस इज अबाउट द ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द एचटीएमएल div। ठीक है, HTML div, div element is by default a block element, meaning that it takes the all available width and comes with line breaks before and after। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है भैया इसमें, देखो मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या करा है इन लोगों ने, एक ट्राइट एडिटर में इसको अपन देखते हैं। एक लॉरम एप्सम, एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा था उनने, उस नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर आई एम डिव वाला जो टेक्स्ट है उसको एक डिव के अंदर रख दिया। अब मैं जैसे से रन करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, लॉरम एप्सम को तो मतलब ऑब्वियसली लॉरम एप्सम को नॉर्मली दिखाएगा वो, बट वो जो डिव है ना, वो डिव की जो प्रॉपर्टी है कि भैया न्यू लाइन से स्टार्ट करो और मार्जिन दो और पूरी विड्थ कवर कर लो, तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। तो देखो लॉरम एप्सम, आपका ये लॉरम आ गया, देन आपका डॉलर सेट आ गया, देन उसके बाद में आई एम डिव जो है वो न्यू लाइन में आया और पूरी विड्थ कवर कर ली उसने। ठीक है, नेक्स्ट है div as a container। div element is often used to group sections of a web page together। ठीक है, अच्छा div element जो है वो कंटेनर है, तो उसके अंदर आप अदर एलिमेंट्स या टेक्स्ट को भी डायरेक्टली रख सकते हो आप। तो एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक div के अंदर उन्होंने h2 p और p दो मतलब तीन अदर अदर एट्रीब्यूट्स को भी, सॉरी तीन अदर अदर एलिमेंट्स को भी उस div के अंदर रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब अपन इसे देखते हैं। आप क्या कर सकते हो, जैसे ट्राई टू योरसेल्फ करता हूँ यहाँ पे, पहले सारे बंद कर देता हूँ, बहुत सारे बंद चालू हो गए यार। ठीक है, यहाँ गए अपन। आप चाहो तो जो डिव है आपका, राइट, जो एक डिवीजन आपने बनाया है विच इज दिस लंदन, और ये वाला जो डिवीजन है, ये अगर इसको डिफॉल्ट में दिखाऊं आपको तो डिफॉल्ट वो ऐसा दिखता है, राइट। उसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है, बस वो मार्जिन दे देगा और न्यू लाइन से स्टार्ट कर देगा। बट मैं इनलाइन, सॉरी इंटरनल सीएसएस को यूज करके उस डिव पे उसकी कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक मैं एक काम करता हूँ, उसकी विड्थ जो है वो सेट कर देता हूँ कि सिर्फ 30 पिक्सल की विड्थ ले वो, राइट। देन उसका जो मार्जिन है वो ऑटोमेटिक हो जाए, मतलब ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब दूर से ऑटो मार्जिन हो जाए, और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ये सेट हो जाए। जैसे मैं ये तीन स्टाइल प्रॉपर्टी मेरे इसको देता हूँ, डिव को देता हूँ, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका जो डिव है वो सेंटर लाइन हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो है उसकी गैपिंग जो है वो बराबर हो जाएगी। अब मैं जैसे जैसे इसको खींचूंगा ना, देखो आपका डिव हमेशा सेंटर में ही रहेगा, आपकी स्क्रीन कितनी भी छोटी बड़ी कर लो। ठीक है, बट डिव की विड्थ चेंज नहीं होगी, ये जो डिव है ना उसकी विड्थ 300 ही रहेगी, भले ही आपका स्क्रीन छोटी हो जाए चाहे बड़ी हो जाए, डिव विल बी 300 पिक्सल ही रहने वाली है, बस वो हमेशा सेंटर में दिखेगा आपको। तो दिस इज हाउ यू कैन सेंटर अलाइन योर div। देन वी कैन हैव मेनी div कंटेनर्स ऑन द सेम पेज। ठीक है, सो अगर मैं इसे रन करके दिखाऊं आपको, तो देखो ये वाले को बंद करके इसको ओपन करते हैं अपन। देखो जैसे लंदन सिटी, देन ऑस्लो सिटी, देन रोम सिटी, सेम स्ट्रक्चर है, रिपीट करके उन लोगों ने हर सिटी के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन बता दी है यहाँ पे, राइट। अपने एक ही पेज पे, सिंगल पेज पे भी है मल्टीपल डिविजन, मल्टीपल कंटेनर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है, अ, अभी देखो बाय डिफॉल्ट आपके हर डिव जो है वो न्यू न्यू लाइन में आ रहा है, दिख रहा है आपको, न्यू न्यू लाइन में आ जा रहा है यहाँ पे। आप चाहो तो इन तीनों डिव को एक ही लाइन में भी देख कर सकते हो, उसकी जो ब्लॉक ब्लॉक लेवल की जो इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी है आप उसको वो कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू पुट डाउन दिस डिव साइड बाय साइड, यू कैन, मतलब यहाँ पे तीन तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से आप कर सकते हो। पहला तो फ्लोट है, दूसरा है आपका इनलाइन ब्लॉक,
देन तीसरा है फ्लेक्स, और सॉरी यार एक और है, ग्रिड। तो चार तरीके हैं जिनसे आप अपने डिविजन्स जो हैं उनका उनका जो अपीयरेंस है उसको ब्लॉक लेवल से चेंज करके इनलाइन कर सकते हो। सो लेट्स सी दैट। सबसे पहला तो फ्लोट है। तो अगर मैं इसे ट्राइट एडिटर पे जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करा इन लोगों ने, क्या करा भैया, जो आपका देखो, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपके जितने भी डिविजन्स है ना, उन सभी डिविजन्स को एक बड़े डिवीजन के अंदर रखना है, एक बड़े कंटेनर के अंदर रखना है। ठीक है। सो दिस माई कंटेनर इज कंटेनिंग ऑल दीज डिविजन्स सिटीज के। देन उस माई कंटेनर की विड्थ सेट करना है 100%, ओवरफ्लो को सेट कर देना ऑटो। देन इस डिव माई डिव कंटेनर के अंदर के जो डिव्स है, मतलब अपने जो माई कंटेनर वाला डिव है उसके अंदर के सारे डिव्स को आपको सेम प्रॉपर्टी सेट कर देनी है, विच इज विड्थ उनकी 33% कर देना है, और उनका जो फ्लोट है वो लेफ्ट कर देना है। तो ये दो प्रॉपर्टी अगर आपने डाल दी, तो इट हाउ दिस इज हाउ इट विल लुक, इट विल अपीयर, योर डिवीजन विल लुक लाइक दिस। ठीक है। देन नेक्स्ट है इनलाइन ब्लॉक। इसमें आपको क्या करना है, uh, इसमें देखते हैं अपन, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस ये करना आप, आपको जैसे वहां पे एक कंटेनर, माई कंटेनर डालना पड़ गया था, एक एक्स्ट्रा डिवीजन डालना पड़ गया था, वो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिवीजन डायरेक्टली बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं। और यहाँ पे सिंपली आपने क्या करा है, उसका जो ब्लॉक लेवल से जो डिफॉल्ट उसका बिहेवियर है उसको चेंज कर दिया आपने इनलाइन ब्लॉक। ठीक है। सो ये मत यूज करना, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। सो फ्लोट एंड इनलाइन ब्लॉक ज्यादा यूज नहीं किया जाता। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फ्लेक्स और ग्रिड। ठीक है। आप जितनी भी मॉडर्न वेबसाइट देखोगे ना, आप ओपन करके देख लेना किसी भी मॉडर्न वेबसाइट को, जहां पे भी इस तरीके का स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे देखो लेफ्ट लेफ्ट में नेविगेशन है, सेंटर में कंटेंट और राइट में एडवर्टाइजमेंट है। तो ये जितना भी इन लोगों ने कैसे डिफाइन करा है ये स्ट्रक्चर, मतलब ये जो अलग अलग सेक्शंस जो हैं किस तरीके से डिफाइन करे हैं, लेआउट कैसे डिफाइन करा है, दे आर यूजिंग आइदर फ्लेक्स और ग्रिड। ठीक है। तो फ्लेक्स में क्या होता है, the CSS Flexbot layout module was introduced to make it easier to design flexible, responsive layouts structure without using float or positioning. ठीक है। अच्छा, एक चीज और, फ्लैक्स और ग्रिड को अपन यूज करते हैं तो इट विल बी बिकमिंग, उसको यूज करते हैं अगर अपन, तो अपना जो लेआउट बनेगा ना, इट विल बी रिस्पॉन्सिव लेआउट। आप उसको मोबाइल की स्क्रीन पे भी इजीली ओपन कर पाओगे, इट विल नॉट ब्रेक। आप उसको लैपटॉप, टेबलेट या किसी पे भी आप ओपन करो, उसका जो प्रॉपर है, जिस स्क्रीन के साइज के हिसाब से प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव लेआउट हो जाएगा आपकी साइट का। ठीक है। सो टू मेक द CSS flex method work, surround the div element with another div element and give it the status as flex container। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके सिटीज के जितने भी एलिमेंट थे, अपन इसको ट्राई आउट करके देखते हैं। ठीक है। तो इनका पहला रूल ये है कि भैया जितने भी आपके एलिमेंट हैं उनको एक बड़े कंटेनर के अंदर रखो। ठीक है। और उस बड़े कंटेनर को, और उस बड़े कंटेनर का स्टेटस कर दो एज अ फ्लेक्स कंटेनर। वो कैसे करते हैं, अपने को बस डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स देना पड़ेगा यहाँ पर, और जो आपके उस कंटेनर के अंदर के जितने भी डिव हैं उनको एक विड्थ असाइन कर देनी करनी पड़ेगी। ठीक है। सो यहाँ पे देखो आप, इसने देखो CSS कितनी स्मॉल, कितनी मतलब स्लीक एंड स्मॉल CSS हो गई आपका, और आउटपुट वही मिल रहा है आपको जो चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो विड्थ में 23% कर दूं, तो वो देखो कितना स्मॉल हो गया, राइट। अब ये अगर मैंने यहाँ पे 50% कर दी, अब रन करा, देखो क्या हो रहा है, 100% कर दी तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ देखो। अच्छा, एक चीज नोटिस करना, जितनी अवेलेबल विड्थ है वो उतनी ही ले रहा है। विड्थ मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब उसको जितनी विड्थ, स्क्रीन में जितनी अवेलेबल विड्थ है उतनी ही ले रहा है ये फ्लेक्स। ठीक है। सो अगर मैं इसको और छोटा करूं, इसको और छोटा करूं तो क्या होगा, देखो प्रॉपरली उसका जो साइज है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है, आपका कंटेंट जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। नेक्स्ट है आपका ग्रिड। The CSS grid layout module offers a grid-based layout system with rows and columns, making it easier to design web pages without having to use floats and positioning। ठीक है। आपको बिना फ्लोट और पोजीशनिंग यूज करे बगैर भी आप एक पूरा रो, टेबल और रो, टेबल का जो रो और कॉलम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से आप अपना लेआउट डिफाइन कर सकते हो। Sounds almost the same as Flex, but has the ability to define more than one row
and position each row individually. The CSS grid method requires that you surround the div element with another div element and give the status as a grid container, and you must specify the width of each column. तो जो फ्लेक्स था, सिमिलर, मतलब इसका भी सिमिलर ही तरीका है अप्लाई करने का। आपके जितने भी डिव्स हैं, उन सारे डिव्स को पहले तो आपको एक मेन कंटेनर में डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि ये है ग्रिड कंटेनर। देन फिर उसके बाद में आपको उस ग्रिड कंटेनर को उसी को सीएसएस अप्लाई करनी है, लाइक दिस डॉट ग्रिड कंटेनर। उसको आपको डिस्प्ले डिस्प्ले दे देना पड़ेगा ग्रिड। और आपका जो जितने भी डिव्स है उसके अंदर, इसके अंदर के जितने भी डिव है ना, उन सबको बताना रहेगा कि भैया ये जो है कितने, मतलब कितने कॉलम में मुझे डिफाइन, मतलब दिखाना है, और हर कॉलम का साइज कितना रहने वाला है। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे मान लो 2023 कर दूं, इसको भी 23 कर दूं, अब रन करूं, देखो ये 33 है, बाकी सब 23 है, इसको अगर 53 कर दूं, अब रन करूं, तो देखो ये चीज उसमें पॉसिबल नहीं थी फ्लेक्स में। ठीक है। नहीं, यहाँ पे तो ये साइज जो है वो डिफॉल्ट डिफॉल्ट अपने आप ही खुद के साइज ले ले रहे थे वो। और यहाँ पे मैंने खुद ने साइज दे दिया कि भैया ये जो स्टार्टिंग के दो हैं ये सिर्फ 23 लेगा, और लास्ट का जो है वो 53% ले लेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है HTML क्लास एंड HTML आईडी। ठीक है। ओके। HTML क्लास एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ क्लास फॉर एन HTML एलिमेंट। अगर किसी भी आपको, जैसे यहाँ पे अभी अपन ने जो देखा था कि भैया ये आपका एक डिवीजन है, ये आपका एक डिवीजन है, ये आपका एक डिवीजन है, ये जितने भी डिविजन्स हैं ये एक क्लास के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज सिटी, है ना, सिटी के डेटा को। तो अगर आपको इन सभी को कोई एक स्पेसिफिक स्टाइलिंग देनी है कि जितने भी सिटी के डेटा है उनकी स्टाइलिंग सेम हो, राइट, तो दैट यू कैन उस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग क्लास। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने ऊपर ये डिव क्लास ग्रिड कंटेनर दिया है, सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक क्लास दे दो इसको। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब ग्रिड कंटेनर की जगह ये क्लास रहेगा आपका सिटी डेटा। ठीक है। सिमिलरली इसमें भी वही की वही क्लास आ जाएगी, और इसमें भी वही की वही क्लास आ जाएगी, क्योंकि ये सभी डिविजन जो है वो सिटी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर आके मेरा जो स्टाइल वाला सेक्शन है वहां पे आके मैं इस क्लास को अपने हिसाब की जो भी स्टाइलिंग देना चाहूँ वो दे दूं। तो CSS में क्या होता है, स्टाइल में क्या होता है, जब भी आप क्लास बताना चाह रहे हो तो आपको उसके आगे एक डॉट देना पड़ेगा। ठीक है, डॉट एंड देन द क्लास का नाम। तो जो आपका HTML है, सॉरी जो ब्राउजर है, वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा कि ये सिटी डेटा पे आपने ये स्टाइल एट्रीब्यूट्स या स्टाइल प्रॉपर्टीज डिफाइन करी है। ठीक है। इसमें जाता हूँ बैकग्राउंड कलर, ये रहा बैकग्राउंड कलर, इसे कॉपी करा मैंने, यहाँ गया और बैकग्राउंड कलर डाल दिया मैंने। अब मैंने इसे रन करा, तो आप एक चीज नोटिस करना कि आपके हर सिटी डेटा पे बैकग्राउंड कलर जो है वो ये अप्लाई हो गया है। ठीक है। एक चीज और दे देता हूँ मैं यहाँ पे, BORDER बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। अब रन करते हैं ऐसे अपन, तो देखो तीनों अलग अलग दिख रहे हैं आपको। ठीक है। सो अगर आपको कोई किसी डिवीजन को या किसी कंटेनर को एक क्लास असाइन करनी है, आप चाहते हो कि वो मतलब सिमिलर टाइप का डेटा सेम तरीके से दिखे, तो उसको आप प्रॉपरली एक क्लास डिफाइन कर दो, और उस क्लास का जो स्टाइलिंग है आप ऊपर से चेंज कर सकते हो। ठीक है। बट इसमें क्या है ना, एक क्लास का एक एडवांटेज और है, मतलब क्लास के कुछ रूल्स हैं। क्लास जो है, जो सिटी डेटा वाली क्लास है, वो आप मल्टीपल डिविजन्स या मल्टीपल एलिमेंट्स पे आप अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल एलिमेंट कैन हैव सेम क्लास, क्योंकि देख रहे हो आप, सिटी डेटा एक ही क्लास है, वो सब पे अप्लाई हो रही है। और एक एलिमेंट के पास में जरूरी नहीं कि एक ही क्लास हो, उसके पास में मल्टीपल क्लासेस भी हो सकते हैं, जैसे सिटी डेटा डॉट मेन या एक्टिव। ठीक है। ये मेरा नाम है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, इट इज अप टू मी। तो स्पेस करके मैं अदर दूसरी क्लास का भी एक यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ टू दिस एलिमेंट। ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं डॉट एक्टिव, और उसका जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ मैं डार्क, GREY ग्रे। अब अगर मैं रन करूं, तो देखो
जिसके अंदर एक्टिव वाली क्लास डली थी, सिर्फ उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो ग्रे हुआ। बाकी किसी का भी आपका देखो कलर चेंज नहीं हुआ, बाकी नॉर्मली दिख रहे हैं, क्योंकि उन पे सिर्फ सिटी डेटा का क्लास अप्लाई हुआ है, और जिसपे भी एक्टिव वाली क्लास लगी है उसका ही सिर्फ डेटा चेंज हो गया है। अगर मैं एक्टिव इसको हटा के इसको कर दिया, मान लो मैंने इसके अंदर वो क्लास डाल दी, अब मैंने रन करा, तो देखो ये आपका एक्टिव हो गया है। ठीक है। तो जो आपको स्टाइलिंग दिखती है ना वेब पेज पे, तो ये सब जो स्टाइलिंग है ये क्लास, मोस्टली क्लास ही उस चीज को वो कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। तो आप क्या कर सकते हो, चेंज देखो दो, मतलब ऑब्जर्व करो कि यार इसमें कौन सी क्लास डली हुई है और इसमें कौन सी क्लास डली हुई है, उन दोनों में चेंज क्या, डिफरेंस क्या है। उस डिफरेंस को पकड़ो और वो वेरीफाई कर लो कि अगर इसके अंदर ये वाली क्लास डली हुई है, उसकी एट्रीब्यूट में ये वाली क्लास है, तो दैट मीन्स कि दिस इज द थिंग विच इज एक्टिव। ठीक है। तो एक ये तरीका है जैसे आप विजुअल वेरिफिकेशन कर सकते हो एलिमेंट का, कि वो प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, उसमें वो कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा जो आना चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है भैया, आपका क्लास तो हो गया है, क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट आ जाता है आपका आईडी, आई बिलीव मल्टीपल क्लासेस, ये भी देख लिया अपन ने। अच्छा एक चीज और है, द यूज ऑफ द क्लास एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होती है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ठीक है। इस मेथड को यूज करके आप आपने वो उन एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उन पे, आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो एक क्विक एग्जांपल देखें अपन, देखो क्या करा है उन्होंने। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट करके एक टैग लिया हुआ है, उसको एंड करा हुआ है, और उसके अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ माय फंक्शन। उसमें वो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से जितनी भी सिटी वाली क्लास के एलिमेंट्स हैं, उनको पहले तो वो फैच कर रहा है और एक्स में डाल रहा है। ठीक है। और देन एक लूप लगाकर सबके डिस्प्ले को नन कर दे रहा है, मतलब उनको हाइड कर दे रहा है। ठीक है। अब अगर यही की स्क्रिप्ट में कॉपी करूं, अपना जो कोड अपन इससे खेल रहे थे इसमें डाल दूं मैं, मेरे स्टाइल हेड में आता है स्क्रिप्ट वाला भी, मतलब स्क्रिप्ट को तो कहीं भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि हेड में रखो। ठीक है। बट एज अ जनरल प्रैक्टिस आप स्क्रिप्ट को भी हमेशा हेड में रखते हो। अब मैंने यहाँ क्या करा, सिटी हाइफन डेटा, अब मैं इसे हाइड नहीं करता हूँ, मैं डिस्प्ले की जगह में काम करता हूँ, कलर जो है सबका जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ टू ब्लू। अब मैं रन करता हूँ, जैसे मैंने रन करा, क्या हो गया, अच्छा माय फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ है। माय फंक्शन को कॉल कर देता हूँ ऑन लोड इक्वल टू माय फंक्शन। अब रन करूँ, देखो सबका जो कलर है वो हो गया है आपका ब्लू। देख रहे हो, जितने भी सिटी डेटा वाली क्लास के आपके एलिमेंट थे उन सब में अब उसका इनलाइन इनलाइन सीएसएस जो है उसका स्टाइल सेट कर दिया उसने ब्लू। तो जो डिफॉल्ट ये जो सीएसएस थी ना अपनी, इस पूरी सीएसएस को उसने ओवरराइट कर दिया आपके जावास्क्रिप्ट ने। ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, जब आप ऑटोमेशन पे काम करोगे, तो यूजिंग दिस टाइप ऑफ कोड आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को रन टाइम पे हाईलाइट कर सकते हो, या उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो टू मेक इट, अगर वो वर्क नहीं कर रहा, उसकी डिफॉल्ट स्टेट पे वो वर्क नहीं कर रहा, तो आप उसे उसकी डिफॉल्ट स्टेट को चेंज करके भी आप वर्केबल कंडीशन में लाके उस पर वर्क कर सकते हो आप। बट आपको ये समझना रहेगा कि आपको क्या कोड रन करना है जावास्क्रिप्ट का, और वो कैसे रन करना है। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, आई गेस चैप्टर समरी चालू हो गया, अब आईडी आ जाता है अपने। आईडी क्या होता है, आईडी भी एक एट्रीब्यूट होता है, आपको पता है कि आईडी यूनिक होती है। तो आप किसी भी एलिमेंट पे अगर आईडी एट्रीब्यूट दे रहे हो, तो मेक श्योर आपके डेवलपर को भी बोल रहा हूँ और आप भी खुद भी ये ध्यान रखना कि एक एलिमेंट पे जो आईडी दी है वो पेज, उस पेज में किसी भी और एलिमेंट के पास में वो आईडी नहीं होनी चाहिए। एक एलिमेंट को एक ही आईडी असाइन कर सकते हैं अपन। आईडी केस सेंसिटिव होती है। ठीक है। दूसरी चीज ये स्पेस देखे आप, दूसरी स्पेस नहीं होता, तो मल्टी, जैसे क्लास आप मल्टीपल डिफाइन कर सकते थे, वैसे यहाँ पे आप आईडी मल्टीपल डिफाइन नहीं कर सकते थे, कर सकते हो। ठीक है। द आईडी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई अ यूनिक आईडी ऑफ द एचटीएमएल एलिमेंट। The value of ID attribute must be unique within the HTML document. The ID attribute is used to point to the specific style declaration in the style sheet. Okay, again, ID को यूज करके भी आप जो है जो इंटरनल या एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर आप जो स्टाइल प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहो बस कर सकते हो। क्लास के टाइम पे आप डॉट दे रहे थे, आप आईडी की टाइम हैश दोगे, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान रखना, हाँ हैश और डॉट में डिफरेंस। इट इज यूज by JavaScript to access and manipulate the element with the specific ID.
जिस तरीके से हमने क्लास को यूज करके अभी मैनिपुलेट किया था, वैसे आईडी को भी यूज कर सकते हैं, आईडी को भी यूज करके हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। द सिंटेक्स फॉर आईडी इज राइट अ हैश कैरेक्टर फॉलो बाय द आईडी नेम, देन डिफाइन द सीएसएस प्रॉपर्टी विद इन द कर्ली ब्रेसेस। एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, हैश माय हेडर, और ये आपका स्टाइल प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। तो अगर ये हैश माय हेडर मतलब कि इस डॉक्यूमेंट में माय हेडर करके एक आईडी है, उस पे ये वाला स्टाइल प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है, विच इज दिस। तो इसको पढ़ के भी आप ये चीज डिड्यूस कर सकते हो, ये इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो, ठीक है। देन ID is case sensitive. The ID name must contain at least one character, cannot start with a number and must not contain white spaces. ये ध्यान रखना, ये रूल्स हैं आईडी के, ठीक है। Then difference between class and ID. A class name can be used by multiple HTML elements, while an ID name must only be used by one HTML element within the page. ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूं मैं। HTML बुकमार्क विद आईडी एंड लिंक्स। ये हमने जब लिंक हम डिस्कस कर रहे थे तभी हमने बुकमार्क वाला एक पूरा मतलब गो थ्रू किया था कि मान लो जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, एक क्विक डॉक्यूमेंट का आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल। जैसे एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट में आपने पूरे जो है डॉक्यूमेंट डिफाइन कर दिया है कि भैया ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट में। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने मान लो मेकिंग द चेंजेस पे क्लिक करा, क्लिक करने पे उसी डॉक्यूमेंट पे मुझे वो मेकिंग द चेंजेस पे लेके चला गया। ये स्क्रॉलिंग जो ऑटोमेटिक जो स्क्रॉलिंग हुई है, ये स्क्रॉलिंग भी हम ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग एचटीएमएल में अचीव कर सकते हैं यूजिंग दिस बुकमार्क विद आईडी एंड लिंक्स को यूज करके, ठीक है, विच वी हैव सीन अर्लियर एज वेल। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से किसी भी एलिमेंट को रन टाइम पे मॉडिफाई करना है, तो आपको गेट एलिमेंट्स बाय आईडी करके एक होता है मेथड, वो यूज करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको आईडी देनी पड़ेगी। और देन आप जो भी चाहो उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये डॉक्यूमेंट मतलब ये जो पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, ये अपन जब अपन जावास्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे ना, तब अपन इसको प्रॉपरली देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, इनिशियली जो माय हेडर है, माय हेडर में इनिशियल जो उसका टेक्स्ट था वो हेलो वर्ल्ड था, ठीक है, राइट, दिख रहा है ना, इनिशियल टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे उन्होंने एक बटन दिया हुआ है चेंज टेक्स्ट, और उसके क्लिक पे उन लोगों ने डिस्प्ले रिजल्ट वाला फंक्शन कॉल कर लिया है। तो जैसे ये डिस्प्ले रिजल्ट वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो वो क्या करेगा, पहले तो इस माय हेडर आईडी को यूज करके उस एलिमेंट को फेच करेगा। एलिमेंट माने एच वन एलिमेंट पूरा आ जाएगा उसके पास। देन उसके इनर एचटीएमएल को चेंज कर देगा, मतलब उसको सेट कर देगा हैव अ नाइस डे। मैं रन करके दिखाता हूँ, हेलो वर्ल्ड की जगह हैव अ नाइस डे आ जाएगा, ठीक है। सो ये देखो, रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट ने आपके टेक्स्ट को मॉडिफाई कर दिया। तो सिर्फ आप टेक्स्ट भी मॉडिफाई कर सकते हो, न्यू एलिमेंट्स भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो, किसी एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हो, स्टाइल एट्रीब्यूट्स को भी मॉडिफाई कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट, क्लिक एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो आप, ठीक है। स्क्रॉलिंग वगैरह भी कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आई बिलीव कि हम रन टाइम पे जो अपने ऑटोमेशन जब हम रन करते हैं, तो जो स्क्रॉलिंग परफॉर्म करते हैं ना, दैट स्क्रॉलिंग इज ऑलवेज परफॉर्म यूजिंग जावास्क्रिप्ट ओनली, ठीक है। सो आई बिलीव दिस इज इट अबाउट द आईडी एज वेल, ठीक है। सो आज अपन यहीं पे ब्रेक करते हैं, थैंक यू सो मच। स्टॉप रिकॉर्डिंग।